आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर भी एनर्जी स्टोर्ड होता है, क्योंकि जैसे एक कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो बैटरी क्या करता है स्टूडेंट्स, जैसे ही आप बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो बैटरी एक प्लेट से चार्ज उठाकर दूसरी प्लेट को ट्रांसफ़र करता है, तो बैटरी वहाँ पर काम करता है। तो जो वर्क डन बैटरी करता है वो सारा का सारा वर्क किसके फॉर्म में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और वो जो एनर्जी होती है वही एनर्जी क्या कहलाती है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो आज आइए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं हम। ठीक है, इनिशियल में मान लेते हैं स्टूडेंट्स, हम मानते हैं हमने कोई एक कैपेसिटर लिया है। कौन सा कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लीजिए। ठीक है, तो एक कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको ये शुरू में क्या है, इनिशियली अनचार्ज। अनचार्ज मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दोनों प्लेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इस कैपेसिटर को, ठीक है, कैपेसिटर इनिशियली में क्या था, अनचार्ज था। अब इसके बाद में क्या करा, मान लो इसके बाद में हमने ये जो टर्मिनल्स थे, ओके, कैपेसिटर के जो टर्मिनल्स थे, इस टर्मिनल के अक्रॉस एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं। किसे कनेक्ट करते हैं? एक बैटरी को। तो यहाँ पर हमारा वही कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर के टर्मिनल के अक्रॉस हम क्या कनेक्ट करने वाले हैं, एक बैटरी। तो बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, प्लस एंड माइनस, ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो जैसे ही कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस है C, ठीक है, तो जैसे ही कैपेसिटर के टर्मिनल, कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस एक बैटरी को कनेक्ट किया जाता है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो बैटरी क्या करती है स्टूडेंट्स, बैटरी वर्क करती है। वर्क का मतलब क्या है, बैटरी एक प्लेट से चार्ज उठाकर दूसरी प्लेट को डालना स्टार्ट करती है। जैसे जैसे चार्ज ट्रांसफर होता जाता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? चार्ज। इनिशियली में देखिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, है ना, मान लेते हैं टाइम था 0, है ना, टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड। कुछ टाइम t बाद, है ना, टाइम कितना हो गया, t इज इक्वल टू टी टाइम, है ना, कुछ टाइम हो चुका है, 5 सेकंड 10 सेकंड, कुछ भी हो सकते हैं मिली सेकंड के अंदर। कुछ टाइम बाद इस बैटरी को हमने जैसे ही कनेक्ट किया तो बैटरी ने काम करना स्टार्ट किया। बैटरी ने यहाँ से चार्ज उठाया और इस प्लेट पे डाल दिया। कितना चार्ज डाल दिया, मान लेते +Q चार्ज डाला। कितना चार्ज डाला? +Q। तो जैसे इस +Q चार्ज यहाँ पर डालेगा तो +Q चार्ज यहाँ पर आएगा, और इससे चार्ज उठाया था तो इसके ऊपर -Q चार्ज आ जाएगा। इसका कैपेसिटेंस अभी भी कितना है स्टूडेंट, C कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ये बैटरी काम करती जाती है, और बैटरी तब तक काम करती है जब तक कि इस कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस उतना पोटेंशियल डेवलप नहीं हो जाता जितना कि इस बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस है ना। बैटरी तब तक इस चार्ज को ट्रांसफर करती जाती है, छोटा छोटा सा चार्ज उठाती है, फिर ट्रांसफर करती है, फिर चार्ज उठाएगी, फिर ट्रांसफर करेगी, फिर चार्ज को उठाएगी, फिर ट्रांसफर करेगी। मतलब हमारी जो बैटरी है यहाँ पर ये वर्क कर रही है। क्या कर रही है स्टूडेंट्स? वर्क कर रही है। ठीक है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप होगा, ध्यान से देखिए, पोटेंशियल डेवलप होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा यहाँ पर, अगर लिखें तो यहाँ पर लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो लिख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस across plates of capacitor, plates of capacitor कितना होगा, V इज इक्वल टू Q बाई C। Q क्या है, चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। ओके, इस फॉर्मूले को रीअरेंज किया। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, Q क्या है, इसके ऊपर चार्ज है, C क्या है, इसका कैपेसिटर है। अभी कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज नहीं हुआ है, अभी तो चार्जिंग स्टार्ट हुआ है। कुछ मिली सेकेंड के बाद में ये हमारा कैपेसिटर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। चार्ज के केस में क्या होगा, इस प्लेट पर से चार्ज उठाकर इस पर डालता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इस कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर भी मैक्सिमम चार्ज होगा। उस कंडीशन के बाद में बैटरी काम करना बंद कर देगी। तो वो कंडीशन क्या होगी, मान लेते हैं, ठीक है, वो लास्ट वाली कंडीशन होने वाली है ये कंडीशन। इसके ऊपर +Q चार्ज आ गया जो कि मैक्सिमम चार्ज है, इसके ऊपर -Q चार्ज आ गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है फुल्ली चार्ज कैपेसिटर की, मतलब इसके बाद में बैटरी काम नहीं करेगी। बैटरी ने इस कैपेसिटर को पूरी तरह से क्या कर दिया है, चार्ज कर दिया है। चार्ज करने में क्या किया, इस प्लेट से चार्ज उठाकर इस पर डालती गई, तो एक मैक्सिमम कंडीशन आ जाएगी जिसके बाद में ये जो कैपेसिटर है इसके बाद में कोई चार्ज को होल्ड नहीं कर सकता। ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। इसके ऊपर +Q चार्ज है, तो याद रखें कैपिटल Q हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। कैपिटल Q क्या है, कैपिटल Q इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ये मैक्सिमम चार्ज हो गया है। अब आप चाहें तो बैटरी को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है। तो ध्यान से देखिए बैटरी ने किया क्या,
शुरू में चार्ज कितना था प्लेट्स पर 0 से कितना चार्ज कर दिया, Q चार्ज कर दिया। तो 0 चार्ज से Q चार्ज करने में कितना वर्क किया, ये वर्क हम निकालना चाहते हैं। वी वांट टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बैटरी टू ट्रांसफर चार्ज 0 टू कैपिटल Q। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस कंडीशन को देखिए, इंटरमीडिएट कंडीशन मान लेते टाइम t पर, टाइम t से बढ़कर टाइम हो गया t प्लस डी टी। कितना हो गया टाइम, t प्लस डी टी, मतलब एक छोटा सा टाइम बढ़ाया। इस छोटे से टाइम में इस बैटरी ने, मान लेते बैटरी कितना चार्ज ट्रांसफर करती, dq चार्ज ट्रांसफर करती। कितना चार्ज ट्रांसफर करती, dq। आ रहा है समझ में? टी टाइम पर तो इसने क्यू चार्ज ट्रांसफर करा था, जिसके कारण इसके ऊपर प्लस क्यू और इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज था। एक छोटा सा टाइम लेते हैं, मतलब टी में छोटा सा टाइम इंटरवल जोड़ते हैं। इस छोटे से टाइम में इस बैटरी ने यहाँ से डी क्यू चार्ज उठाकर यहाँ पर डाला। कितना चार्ज ट्रांसफर किया, डी क्यू चार्ज। तो इस डी क्यू चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट तक डालने में कितना वर्क करना पड़ा। तो सबसे पहले ये वर्क निकालते हैं, वर्क डन। ओके, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। यहां पर एक्सटर्नल एजेंट कौन है, बैटरी है। तो वर्क डन बाय बैटरी टू ट्रांसफर व्हाट स्टूडेंट, टू ट्रांसफर डीक्यू चार्ज। डीक्यू चार्ज को ट्रांसफर करने में कितना वर्क किया। तो ये जो वर्क भी छोटा सा आएगा, स्मॉल वर्क डन विच इज डी डब्ल्यू। ओके, छोटा सा वर्क करा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। क्योंकि यहाँ से यहाँ पर डाला है, तो इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, निकाल चुके हैं, क्यू बाई सी इंटू कितने चार्ज को ट्रांसफर किया। तो देखें कितने चार्ज को ट्रांसफर किया, डी क्यू को। तो यहाँ पर लिख दे डी क्यू। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला हमने पहले भी निकाला था। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये इस तरह से निकाला था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय चार्ज, जिस चार्ज को ले जाते थे। तो यहाँ से रीअरेंज करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर ये था, ठीक है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी अपॉन डी क्यू। हाँ, ये डिवाइडेड में यहाँ पर था Q0, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्मूला हमने पहले भी निकाला था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। तो इस तरह से इसको रीअरेंज करेंगे तो Q नोट इधर आ जाएगा। तो Q नोट क्या है, यहाँ पर कितने चार्ज को ले जा रहे हैं, DQ चार्ज को ले जा रहे हैं, DQ। और जिन जहाँ से जहाँ पर ले जा रहे हैं उन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया Q बाय सी। तो ये वैल्यूज रख देंगे। अब V की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखें तो वर्क डन आएगा, वर्क डन कितना है, Q बाय सी इंटू डी क्यू। ये तो वो छोटा सा वर्क डन है, ठीक है। ये कौन सा वर्क डन है, ये केवल इस डी क्यू चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ट्रांसफर करने में किया हुआ वर्क डन है। किसने वर्क किया, बैटरी ने। हमें तो टोटल वर्क डन निकालना है, कहाँ से कहाँ तक। जब चार्ज 0 था, 0 से चार्ज कितना करने में, Q चार्ज करने में वर्क डन निकालना है। तो क्या करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पर टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में क्या करना है, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दें। यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे डी डब्ल्यू तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा। इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, 1 बाय सी कॉन्स्टेंट है, Q इंटू डी क्यू। अब ये Q के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो Q की लोअर लिमिट लगी। इनिशियल में चार्ज कितना था स्टूडेंट, 0 था। फाइनल कंडीशन जब आई, स्टेडी स्टेट बोलते हैं इसको, स्टेडी स्टेट क्या कहा जाता है, स्टेडी स्टेट मतलब जब चार्ज ट्रांसफर होना बंद हो जाता है तो इसको कहा जाता है स्टेडी स्टेट, कि आपका इक्विलिब्रियम में स्टेडी स्टेट आ चुका है। तो स्टेडी स्टेट में टोटल मैक्सिमम चार्ज कितना हो गया, कैपिटल Q। इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करने पर कितना मिलेगा, ये तो हो जाएगा टोटल वर्क डन इज इक्वल टू Q का 1 बाय सी एज इट इज। यहाँ पर पावर लगा देंगे, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, एक पावर ऊपर बढ़ाएंगे और एक पावर नीचे, तो Q स्क्वायर बाय 2। अब लिमिट लगा देंगे 0 से कैपिटल Q, लिमिट लगाएं, बोलो कितना आएगा, 1 बाय सी, पहले कैपिटल Q रखेंगे तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2। ओके, Q स्क्वायर बाय 2 और फिर Q की जगह 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं। तो वर्क डन कितना हुआ स्टूडेंट, टोटल वर्क डन बाय बैटरी विच इज Q स्क्वायर बाय 2C, Q स्क्वायर बाय 2C। तो स्टूडेंट्स ये वो वर्क डन है किसने किया, एक्सटर्नल एजेंट। यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट कौन है, बैटरी। ये वो वर्क डन है जिसे बैटरी ने एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक चार्ज को, टोटल चार्ज को ट्रांसफर करने में वर्क किया। तो ध्यान से देखिए, ये जो वर्क किया गया, ये वर्क सारा के सारा वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसकी दोनों प्लेट के बीच में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब समझेंगे यहाँ पर ध्यान से, ये जो प्लस Q और माइनस Q चार्ज है
तो ये दोनों प्लेट भी एक दूसरे को कुछ अट्रैक्ट तो करेगी, क्योंकि ध्यान से देखिए कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कितने फोर्स है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर फोर्स है। तो इन दोनों प्लेट के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। और हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है उस कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जितना वर्क किया जाता है वो सारा वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर लिख लेंगे दिस वर्क गेट स्टोर्ड in the form of potential energy of capacitor या फिर energy stored in capacitor, potential energy of capacitor। ठीक है, कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जिसे हम U से रिप्रेजेंट करेंगे विच इज वर्क डन। तो टोटल वर्क डन हो गया Q स्क्वायर बाय 2C। अब इसके 2-3 फॉर्मेट और बनाए जा सकते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान से देखें, यहाँ पर जब टोटल चार्ज Q आ जाएगा तो Q को लिखा जा सकता है CV, है ना। टोटल चार्ज इस तरह से लिखते हैं Q इज इक्वल टू C कैपेसिटेंस, और V क्या है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना बैटरी के अक्रॉस है। बैटरी के अक्रॉस V है तो इसके अक्रॉस भी V हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू CV। यहाँ से आप Q की वैल्यू यहाँ पर लिखें तो Q की वैल्यू लिखेंगे CV, तो CV का स्क्वायर अपॉन में 2C। एक सी से एक सी कट जाएगा तो कितना बचेगा, ध्यान से देखो, एक सी से एक सी कटेगा यहाँ पर, ठीक है। तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, ऊपर बचेगा, नीचे तो हाफ चल रहा है, एक से एक सी कैंसिल, एक सी और वी स्क्वायर। तो एक दूसरा फॉर्मेट मिला, है ना, हाफ सी वी स्क्वायर। तो ध्यान रखिए हाफ सी वी स्क्वायर भी फॉर्मेट होता है। एक फॉर्मेट और बना सकते हैं आप। एक फॉर्मेट क्या बना दें, ध्यान से देखो, अगर यहाँ से वी की वैल्यू निकालें तो वी इज इक्वल टू कितना आएगा, Q बाई सी। तो यहाँ पर जो Q बाई सी दिख रहा है आपको, इस Q बाई सी की जगह आप क्या रख सकते हैं ठीक है, इस Q बाई सी देखो यहाँ पर हाफ हटाओ, इसको Q इंटू Q बाई सी लिखा जा सकता है इसे। Q स्क्वायर है Q इंटू Q बाई सी। ये Q बाई सी क्या है स्टूडेंट्स, ये Q बाई सी है पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू Q बाई सी। तो इसको V लिखा जा सकता है, तो इसको लिख सकते हैं हाफ QV, हाफ QV। तो देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर, इसके 3 फॉर्मेट हो सकते हैं, Q स्क्वायर बाई 2C। अगर आपको चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है तो ये फॉर्मूला यूज़ करें। फिर एक यूज़ कर सकते हैं हाफ CV स्क्वायर, अगर कैपेसिटेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो ये यूज़ कर लें। अगर ये पता है तो हाफ QV, है ना। हमने केवल एक फॉर्मेट, इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए एक बार Q की वैल्यू डाली, एक बार Q बाई सी की वैल्यू डाली, तो एक बार इस तरह से हमने इसको पोटेंशियल एनर्जी निकाला। तो ये हमारा स्टूडेंट्स फाइनल आंसर है। दिस इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर इनिशियल में देखें ये T इज इक्वल टू 0 की कंडीशन आ जाए, जब कैपेसिटर अनचार्ज्ड था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो क्या इन दोनों प्लेट के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी थी, 0 थी। ओके, बट जैसे जैसे इस बैटरी ने वर्क करना स्टार्ट किया तो वर्क जो था वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ, और वो एनर्जी गई कहाँ, ठीक है, वो सारी की सारी एनर्जी स्टोर है कहाँ पर स्टोर है, ये जो प्लेट है कैपेसिटर की, इस प्लेट के बीच में स्टोर है। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली प्लेट है, ये आपकी नेगेटिव प्लेट है। तो ध्यान से देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जब मैक्सिमम चार्ज हो गया तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम हो गया है यहाँ पर। तो जैसे जैसे चार्ज डाल रहे हैं प्लेट्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जा रहा है। तो ध्यान से देखिए हुआ क्या, जितना वर्क इस बैटरी ने करा, ये सारा वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर तो है, मगर ये एनर्जी किसके फॉर्म में है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों जो प्लेट हैं, इस प्लेट के बीच में जितना रीजन है, जितना क्षेत्र है, उस रीजन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ नहीं, एनर्जी ही है। क्या है स्टूडेंट्स, एनर्जी। तो देखो इसको ध्यान से, इधर जैसे ये देखो, ये प्लेट्स इस तरह से थी, ठीक है, ये प्लेट्स इस तरह से थी यहाँ पर। अरे ये जो प्लेट्स हैं स्टूडेंट्स, इन प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तो है। ये देखो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं D है, और हर प्लेट का एरिया मान लेते हैं, हर प्लेट का एरिया कितना है, एरिया ऑफ प्लेट कितना A है। ये आपकी दोनों प्लेट, ठीक
ठीक है, इस तरह से रखी हुई है प्लेट। तो जैसे जैसे चार्ज डालते गए, चार्ज डालने के कारण हुआ क्या, इन दोनों के बीच में क्या प्रोड्यूस हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी और कुछ नहीं, ये एनर्जी इन दोनों प्लेट के बीच में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एनर्जी होता है। क्या होता है, एनर्जी। तो याद रखें, ये जो एनर्जी होता है किसके फॉर्म में होता है, किस रूप में होता है, ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होता है। तो याद रखिए, ये जो एनर्जी स्टोर्ड होता है एज स्टोर्ड एनर्जी, एज स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी होता है ये किसके फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होता है, दोनों प्लेट्स के बीच में। तो इस चीज़ को भी याद रखना चाहिए यहाँ पर कि जितनी एनर्जी स्टोर की जाती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में यहाँ पर होता है। इसके बाद में एक दूसरा एक्सप्रेशन आता है, कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। तो उस पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी को देखते हैं यहाँ पर हम। अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और एक नया एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं। आइए ध्यान से देखें, कैपेसिटर, जो कि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर दोनों प्लेट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों प्लेट्स को यहाँ पर इस तरह से बनाया, एक प्लेट ये वाली, दूसरी प्लेट ये वाली, दोनों का एरिया है ए एरिया है, एरिया ऑफ प्लेट, डी दोनों के बीच का सेपरेशन है। जब दोनों फुल्ली चार्ज हो जाएगी तो एक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज, दूसरे के ऊपर नेगेटिव क्यू चार्ज, और एक का सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, दूसरे का सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को इस तरह से लिखा जा सकता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू बाई ए। ओके, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। ठीक है, क्यू की वैल्यू यहाँ पर डालना है, हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन यूज करना है। तो देखो क्या क्या रखना है, क्यू की वैल्यू रखेंगे सिग्मा इंटू ए। सी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नोड ए बाई डी। इसको रिकॉल करिए, एप्सिलॉन नोड ए बाई डी, तो ये होता है एप्सिलॉन नोड ए बाई डी विच इज अ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूशन करें इस फॉर्मूले में, यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c में। ठीक है, तो देखें क्या मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर रफ कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं, और देखेंगे आप ध्यान से कि जब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज के प्लेट के साइड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो देखो ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करना है, U इज इक्वल टू कितना है, क्यू स्क्वायर बाय 2c। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, क्यू की वैल्यू कितनी है, सिग्मा है, तो सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर, ओके, पूरे का होल स्क्वायर था, अपॉन 2c। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है एप्सिलॉन नोड ए बाय डी। अपॉन का डी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, एक ए से एक कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, देखो ध्यान से, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड। ठीक है, और ऊपर ए इंटू डी चल रहा है। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें, क्या करना है यहाँ पर, देखो एप्सिलॉन नोड का मल्टीप्लाई और एप्सिलॉन नोड का डिवाइड। सिंपल सा ये चीज़ ध्यान रखना है, एप्सिलॉन नोड का मल्टीप्लाई और एप्सिलॉन नोड का डिवाइड, क्योंकि हम कुछ नया फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। तो ये हमने करा, और जैसे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या देखेंगे आप, ये देखो, ये सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नोड इंटू एप्सिलॉन नोड स्क्वायर इंटू 1/2 एज इट इज़, ए डी एज इट इज़, और एक एप्सिलॉन नोड यहाँ पर चल रहा है। आ रहा है समझ में, इन दोनों का स्क्वायर है तो इन दोनों के स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है, तो पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोड क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोड इज सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोड को ई से रिप्लेस किया जा सकता है, तो इसको लिख देंगे हम ई। क्या लिख देंगे यहाँ पर, ई। तो देखो क्या बनाए, उधर चल रहा था यू इज इक्वल टू ई, मतलब ई का स्क्वायर, तो ई स्क्वायर 1/2 एज इट इज चल रहा था यहाँ पर, 1/2 एप्सिलॉन नोड और ए डी। ये एक्सप्रेशन देखें, ठीक है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोड विच इज ई स्क्वायर 1/2 ए डी इंटू एप्सिलॉन नोड, तो 1/2 आगे एप्सिलॉन नोड ई स्क्वायर इंटू ए डी। अब इसको यहाँ पर देखें, इसको रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा फॉर्मेट में। तो देखिए इसको, ये जो फॉर्मूला है आपका u इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नोड ई स्क्वायर इंटू ए डी, ये भी आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर है। अगर इसको देखो, ये ए डी क्या है, ए डी सिंपली इसका वॉल्यूम है, इस रीजन का वॉल्यूम है, क्योंकि ध्यान से देखो, ए इसका एरिया है और डी इसका
सेपरेशन है, तो एरिया के अंदर जब सेपरेशन का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये पूरा रीजन आ जाएगा जिस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो एडी क्या है, एडी इज द वॉल्यूम ऑफ रीजन, एडी इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ रीजन, इस रीजन का वॉल्यूम है। तो अगर मैं इस यू को एडी से डिवाइड लगा दूं तो क्या बनेगा, केवल मेरे पास रह जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इतना रह जाता है मेरे पास, ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये क्या बनी, कौन सी क्वांटिटी बनी, ध्यान से देखिए कौन सी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है यू, क्या है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट रीजन, टोटल एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट रीजन विच इज व्हाट स्टूडेंट्स, ये बना एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, क्या बना, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। जब आपने वॉल्यूम से डिवाइड लगा दिया उस रीजन के वॉल्यूम से, तो ये बना एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जिससे हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे जनरली कहा जाता है एनर्जी डेंसिटी, क्या कहा जाता है, एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। तो याद रखिए, इसको हम यहाँ पे रफ कर देते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये जो u है स्टूडेंट्स, स्मॉल u क्या है, ये स्मॉल u है आपका एनर्जी डेंसिटी, क्या है, एनर्जी डेंसिटी। और अगर एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन लिखना चाहें तो एनर्जी डेंसिटी होता क्या है, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी, टोटल एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना एनर्जी स्टोर्ड है उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी, जिसे स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक कैपेसिटर को जब चार्ज किया जाएगा तो वर्क डन बाय बैटरी जो होगा वो सिंपली पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जिसके एक्सप्रेशन इस तरह से दिए जाते हैं। अगर इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाए, जैसे यहाँ पर करा, Q की वैल्यू डाली, C की वैल्यू डाली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, और एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो यहाँ पर इसको टोटल एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड लगाया, तो ये जो आया, ये आया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विच इज़ वी कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी विच इज़ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी आया, ये एनर्जी डेंसिटी हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए निकाला है, बट ये फॉर्मूला हर तरह के कैपेसिटर के लिए एप्लीकेबल है, ये जनरलाइज फॉर्मूला है, ठीक है। याद रखें, एनर्जी डेंसिटी इतना होता है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी निकालेंगे, वो भी इसी तरह का कुछ एक्सप्रेशन आएगा, इसलिए हमने आपको यहाँ पर कराया। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर होगा। इस एक्सप्रेशन को जरूर याद रखिएगा, इनमें तीनों में से कोई से भी एक्सप्रेशन यूज़ किए जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं, अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी का। अब इस एग्जांपल के अंदर क्या कहा गया, इसके अंदर कहा गया कि कैपेसिटर लो 900 पिकोफेरड का, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 900 पिकोफेरड है ना, P फॉर पिकोफेरड, ठीक है। इसको आप इस तरह से फेरड में भी लिख सकते हैं, 900 पिको को लिखेंगे 10 की पावर -12 फेरड, ठीक है, सब मल्टीपल्स होते हैं, तो पिकोफेरड है ना, 10 की पावर -12 फेरड। तो 900 पिकोफेरड का हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये हमारे पास एक कैपेसिटर लिया 900 पिकोफेरड का, और इस कैपेसिटर को क्या करिए आप 100 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करिए। कितने वोल्ट की बैटरी के साथ, 100 वोल्ट की बैटरी। तो ये 100 वोल्ट की बैटरी है, इस बैटरी को हमने 900 पिकोफेरड जिसका कैपेसिटेंस है 900 पिकोफेरड के साथ में कनेक्ट किया। तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, बैटरी वर्क करना स्टार्ट करेगी, इस प्लेट से चार्ज उठाकर इस प्लेट पर डालना स्टार्ट करेगी, ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करेगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब स्टेडी स्टेट आ चुका होगा, स्टेडी स्टेट मतलब ये कैपेसिटर पूरी तरह से फुल्ली चार्ज हो गया होगा। तो जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज आ गया प्लस की और इसके ऊपर माइनस की, जब ये पूरी फुल्ली क्या हो गया है, चार्ज है ना, पूरी तरह से चार्ज हो गए हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब इसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये हमें फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं। पहला एक्सप्रेशन, U की वैल्यू फाइंड करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो U का फॉर्मूला पता है हमें, U का फॉर्मूला होता है Q²/2C। ओके, दूसरा फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ CV² भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ CV² डायरेक्ट यूज़ हो जाएगा, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है हाफ CV², ठीक है। ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब आपको कैपेसिटेंस और पोटेंशियल पता है। आपको पता है जब स्टेडी स्टेट आएगा तो इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी होगा। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, कैपेसिटेंस भी पता है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले के एक्सप्रेशन से U निकाल पाएंगे। तो U निकाल लेते हैं हम, U = हाफ C बोले कैपेसिटेंस कितना है 900 पिको, पिको को लिखेंगे 10 की पावर -12,
ओके। वी स्क्वायर, वी क्या है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वही 100 वोल्ट का, और 100 का स्क्वायर है मतलब 100 इंटू 100 10⁴, ठीक है, 10⁴ के फॉर्मेट में लिख देते हैं। अब कितना होगा देखो यहाँ पर 10⁻⁻12 + 4 कितना हो जाएगा, -8 + 2 विच इज़ -6, तो ये बचा 9/2 इंटू 10⁻⁻6। आ रहा है समझ में, ये 900 को 9 इंटू 10⁻2 लिखा जा सकता है, 10⁻2 और 10⁻4 10⁻6 -12 + 6 -6, और 9/2 कितना लिखेंगे 4.59 का आधा इंटू 10⁻6 जूल के फॉर्मेट में आएगा। तो ये है स्टूडेंट्स, इस कैपेसिटर के अंदर इतनी एनर्जी स्टोर होगी, याद रखें इसको, आगे काम आएगा। 4.5 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी स्टोर होगा। ये एनर्जी कहाँ गया, ये एनर्जी इन प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है, क्योंकि चार्ज दिया तो चार्ज देने से इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण ही आया, एनर्जी के कारण। अब दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा इन्होंने यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने पूछा कि आपका जो कैपेसिटर है अब फुल्ली चार्ज हो गया है, क्या हो गया है, फुल्ली चार्ज। अब इस कैपेसिटर को इस सर्किट से डिस्कनेक्ट करें, मतलब इस बैटरी से डिस्कनेक्ट करें, क्योंकि फुल्ली चार्ज हो गया है तो डिस्कनेक्ट करें। अब इसको डिस्कनेक्ट करके दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करें, मतलब ये जो कैपेसिटर था आपका फुल्ली चार्ज है, ये वाला हमारा, एक के ऊपर +Q चार्ज है और दूसरे के ऊपर -Q चार्ज है। इस कैपेसिटर को ऐसे ही दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दो, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, ठीक है, ये नीचे वाला भी 900 पिकोफेराड का है। तो डिफरेंस क्या है, ये चार्ज कैपेसिटर है और ये अनचार्ज कैपेसिटर है। तो एक चार्ज कैपेसिटर को वहाँ से डिस्कनेक्ट करके एक दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करो, और इसका भी कैपेसिटेंस कितना है, C है, इसका भी कैपेसिटेंस भी C था, उसका भी कितना है, C, मतलब इसका भी 900 पिकोफेराड है। अब उन्होंने पूछा कि अब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करिए। अब जो सिस्टम बना आपका, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम कुछ टेक्निक्स लगाएंगे, चार्ज लिखेंगे दोनों के ऊपर, और चार्ज लिखने के बाद इसकी एनर्जी निकालेंगे और इसकी एनर्जी निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, है ना, ये हमारा प्रोसीजर होगा। तो अब ध्यान से देखिए, जैसे आप एक चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ते तो होता क्या है, देखो ये पॉजिटिव प्लेट है ना, चार्ज कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर से कनेक्टेड है। चूँकि दोनों प्लेट एक दूसरे से कनेक्टेड है तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा मतलब चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। यहाँ से कुछ चार्ज यहाँ पर आ जाएगा दूसरे प्लेट पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आधा चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस क्या इक्वल है। तो यहाँ पर अगर Q चार्ज था तो कुछ टाइम बाद Q चार्ज में से Q/2 चार्ज निकल कर यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया +Q/2 चार्ज। आ रहा है समझ में। और इसके ऊपर भी कितना हो गया, इसके ऊपर भी चार्ज आधा हो चुका है, मतलब इसके ऊपर +Q चार्ज था, उसका आधा चार्ज यहाँ पर आ गया। उसी तरह से इसके ऊपर जितना भी चार्ज था उसका आधा चार्ज यहाँ पर फ्लो कर जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -Q/2 चार्ज, और ये भी हो जाएगा -Q/2। आ रहा है समझ में। अगर यहाँ पे 100 माइक्रोकूलम चार्ज होता तो 50 यहाँ पर आ जाता और 50 यहाँ पर हो जाता, क्योंकि दोनों का कनेक्शन और दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल है, तो आधा चार्ज फ्लो कर जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और चार्ज दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, इक्वल चार्ज हो जाएगा। ये समझ में आया। अब हम चार्ज निकाल लेते हैं कि इनिशियल में चार्ज था कितना कैपेसिटर के ऊपर, तो हमें पता चल जाएगा कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो चार्ज कैसे निकालते हैं, चार्ज ऑन कैपेसिटर विच इज C इंटू वी। C उसका कैपेसिटेंस था 900 पिकोफेराड, 900 इंटू 10⁻⁻12। वी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100 मतलब 10⁻2, तो 10⁻2 और 10⁻2 10⁻4, तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁻12 + 4 विच इज़ -8 कूलम। इतना चार्ज था स्टूडेंट्स इसके ऊपर इनिशियल में इतना चार्ज था, तो आधा चार्ज यहाँ पर आ गया, आधा चार्ज यहाँ पर आ गया। अब ये समझ में आ गया। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। पहले इसके अक्रॉस कितना था 100 वोल्ट का था, अब इसके अक्रॉस कितना होगा और इसके अक्रॉस कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, ये जो नया चार्ज आया है इस नए चार्ज को हम Q' से बोल देते हैं। कैसे बोल देते हैं, Q'। तो अगर इस कैपेसिटर की बात की जाए तो उसके ऊपर चार्ज लिखा जाएगा Q' बराबर इसका कैपेसिटेंस C और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लेते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V' का, कितना V' का, क्योंकि पहले 100 वोल्ट का था, अब 100 का नहीं है, उसको डिस्कनेक्ट करके दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट किया है, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा। तो नया चार्ज बराबर कैपेसिटेंस इंटू नया पोटेंशियल डिफरेंस। तो ध्यान से देखें,
क्या हुआ, अच्छा पहले कितना पोटेंशियल डिफरेंस था इसके अक्रॉस, पहले कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी था, पहले चार्ज था Q और इसका कैपेसिटेंस था C, तो Q बाई सी इतना पोटेंशियल डिफरेंस पहले था। अब कितना हो गया, देखो यहाँ से V प्राइम की वैल्यू निकालो, तो V प्राइम की वैल्यू आप निकालेंगे तो Q डैश कितना है, बोलो Q डैश बराबर है Q बाई टू, चार्ज तो हो गया आधा, C को नीचे ले आओ, मतलब यहाँ पर C, इधर V डैश, इसको पलट के लिखें तो V डैश बराबर Q बाई सी इंटू 1/2, और Q बाई सी कितना है, देखो Q बाई सी कितना है, Q बाई सी है पोटेंशियल डिफरेंस, पहले कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, तो Q बाई सी को लिख सकता हूँ मैं V, कितना लिख सकता हूँ V, और 1/2 को चाहे तो अपॉन में 2 लिख लें, V/2। इसका मतलब अब जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आधा हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस V प्राइम, ये V प्राइम भी क्या हो गया, आधा हो गया। मतलब पहले जितना कैपेसिटेंस, पहले जितना पोटेंशियल डिफरेंस था उस पोटेंशियल डिफरेंस भी आधा हो गया और चार्ज भी आधा हो गया। जब एक अनचार्ज कैपेसिटर को एक चार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे, दोनों का अगर कैपेसिटेंस इक्वल होगा तो दोनों कैपेसिटर के ऊपर इक्वल चार्ज, मतलब दोनों के ऊपर Q/2 चार्ज आ जाएगा और दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, पहले जितना पोटेंशियल डिफरेंस था उस पोटेंशियल डिफरेंस का आधा हो जाएगा। अब एनर्जी निकाली जा सकती है, एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम मतलब दोनों कैपेसिटर की एनर्जी निकालना है, तो निकालें, देखो निकालते हैं एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो पहले कैपेसिटर की एनर्जी लिखेंगे, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें, हाफ सी वी स्क्वायर अप्लाई कर लो, है ना, फॉर्मूला होता है ना U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ये अप्लाई कर लें क्योंकि C भी पता है और V भी पता है तो आसानी से हो जाएगा। पहले कैपेसिटर देखो, पहले कैपेसिटर की एनर्जी U1 प्लस दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी U2, तो U बराबर U1 पहले के लिए अप्लाई करें, पहले के लिए हाफ C कैपेसिटेंस तो C है, V क्या है, पहले कैपेसिटेंस का V कितना हो गया, नया पोटेंशियल डिफरेंस V प्राइम है, V प्राइम कितना हो गया V/2, मतलब जितना पहले था उसका आधा हो गया, तो इसको लिख सकते हैं V/2 का स्क्वायर। ये पहले कैपेसिटर की एनर्जी लिखी हाफ CV स्क्वायर, V मतलब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जो कि आधा हो चुका है। अब दूसरे के लिए लिख लेते हैं हाफ, दूसरे का कैपेसिटेंस भी C है और दूसरे के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो चुका है, आधा, V प्राइम इज इक्वल टू V/2, इसके अक्रॉस भी V/2 हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर V/2 का स्क्वायर। दोनों टर्म सेम है तो चाहे तो एक बार लिख के 2 का मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, मैं इसको एक बार ही लिख लेता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई क्यों कर, दोनों टर्म्स सेम है तो 2 इंटू हाफ 1/2 और V/2 का स्क्वायर कितना होगा, V स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 2 8, ठीक, 2 स्क्वायर 4, 4 2 8 CV स्क्वायर। आ रहा है समझ में क्या करा मैंने यहाँ पर, एक कैपेसिटर की एनर्जी निकाली उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि दोनों कैपेसिटर की एनर्जी सेम होगी, तो एक कैपेसिटर की एनर्जी निकाली ये और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल सिस्टम की एनर्जी आ जाएगी। अब वैल्यूज रख दूँ, 2 को काट दो 4 से तो ये बचा 1/4 CV स्क्वायर, वैल्यू डालो यहाँ पर 1/4 C, कैपेसिटेंस कितना है वही 900 पिकोफेरेड, 910 की पावर -12, V पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V की वैल्यू पूछ रहा है ये, तो V कितना था पहले 100 था, ठीक है, V कितना था 100, V प्राइम नहीं V के फॉर्मेट में पूछ रहा है, V कितना है 100 का स्क्वायर मतलब 10 की पावर 4। अब इसको सोल्व कर लें, एनर्जी ऑफ सिस्टम आ जाएगा 1/4 एज इट इज़, 9 लिख लें क्योंकि 10 की पावर 2 और 10 की पावर 4, 10 की पावर 6, 12 में से 6 गया तो 10 की पावर -6, 9 में 4 का डिवाइड लगा लें, ठीक है, कितना आएगा, ये अप्रोक्स आएगा 2.25 इंटू 10 की पावर -6 जूल, हाँ 2.25, यस, ठीक है 2.25, तो नई एनर्जी कितनी आ गई 2.25 इंटू 10 की पावर -6 जूल, ये नई एनर्जी है स्टूडेंट्स, न्यू एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, आंसर। तो हमसे पूछा गया था एक कैपेसिटर लो, उसको 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज को लो तो इनिशियल एनर्जी कितना रहेगा, इतना एनर्जी रहेगा, इसको डिसकनेक्ट करके इसके इक्वल कैपेसिटेंस से कनेक्ट कर दो, अब कितना एनर्जी हो जाएगा, तो अब हमारे पास मिला दोनों कैपेसिटर की एनर्जी को जोड़ा हमने तो एनर्जी आया 2.25 इंटू 10 की पावर -6। ध्यान से देखो, इनिशियल में एनर्जी इतना था तो बाद में भी एनर्जी इतना ही रहना था, भले इनिशियल में एनर्जी 4.5 था, 2 कैपेसिटर आ गए तो आधी आधी एनर्जी बढ़ जाना चाहिए थी, 4.5 का आधा होता 2.25, मतलब 2.25 इंटू 10 की पावर -6 जूल ऊपर चला जाता और 2.25 इंटू 10 की पावर -6 जूल नीचे आ जाता, क्योंकि एनर्जी का लॉस थोड़े ना हुआ यहाँ पर,
है ना। इनिशियल में इतना एनर्जी था कैपेसिटर के पास में, उस कैपेसिटर को जब इससे कनेक्ट करेंगे तो आधा एनर्जी इसके ऊपर बढ़ जाना था, मगर आंसर आया इस पूरे सिस्टम की एनर्जी ही 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल हुई। मतलब ये जो एनर्जी है पूरी, ये हाफ ऑफ द इनिशियल एनर्जी है, हाफ ऑफ द इनिशियल इनिशियल एनर्जी, मतलब इनिशियल जितनी एनर्जी थी उसकी आधी हो गई है एनर्जी, पूरे सिस्टम की एनर्जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है यहाँ पर आधी एनर्जी कहाँ गई, ठीक है। बाहर से कुछ ना तो दिया है हमने ना कुछ लिया है, मतलब बाहर से एनर्जी दी है ना एनर्जी ली है। सिंपल सा प्रोग्राम ये करा है, यहाँ से इसको उठाकर दूसरे एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया है। तो अब इस पूरे सिस्टम की एनर्जी इनिशियल की आधी रह जाती है। तो क्वेश्चन है वो आधी एनर्जी कहाँ गई स्टूडेंट्स। तो आंसर इसका ये है जो आधी एनर्जी बची हुई है, हाफ एनर्जी, ठीक है, अभी तो केवल आधी एनर्जी रहेगी, तो जो आधी एनर्जी थी वो कहाँ चली गई, इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गई। क्यों, ध्यान से देखो, जब आप एक चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज से कनेक्ट करोगे तो चार्ज फ्लो होगा, तो जैसे जैसे चार्ज फ्लो हुआ तो चार्ज फ्लो के कारण इस कनेक्टिंग वायर के अंदर चार्ज फ्लो मतलब करंट फ्लो हुआ, और जब भी करंट फ्लो होता है तो हीट जनरेट होती है, मतलब जो कनेक्टिंग वायर हल्के से गर्म हो जाते हैं, इसका मतलब हीट जनरेट हुई है। मतलब जितनी एनर्जी यहाँ पर थी वो एनर्जी यहाँ तो गई, ट्रांसफ़र तो हुई, मगर उस एनर्जी का आधा पार्ट तो हीट में ख़त्म हो गया। किस में ख़त्म हो गया, हीट के फॉर्म में वेस्ट चला गया, और हमारे पास लास्ट में जो टोटल एनर्जी वो सिस्टम था वो इनिशियल का आधा रह गया। तो याद रखना, जब भी एक चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज से कनेक्ट करते हैं तो जितने भी सिस्टम की एनर्जी होती है उसकी आधी एनर्जी तो हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है, और आपके पास केवल आधी एनर्जी बच पाती है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं।